हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी हैं, सभी लोग अपने घर पे खुश हैं और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। देखो बेटा, इस केमिस्ट्री का 12th क्लास की केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट खत्म कर चुके हैं। इसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मिला हुआ है उसके थ्रू जाके कोई भी टॉपिक आप वहां से चेक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई है और कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, लेकिन जिनका डेली लाइफ के अंदर बहुत जगह पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस चैप्टर का एक बहुत शॉर्ट और क्विक ब्रीफ के अंदर मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन होते ही क्या है। सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। लोगों को लगता है किन्हीं भी दो चीजों को मिला दिया सॉल्यूशन बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूशन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। जी हाँ, सॉल्यूशन की भी टाइप्स होती हैं, तो कितनी टाइप होती हैं और किस किस टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, उन सभी के एग्जांपल्स के साथ हम इनको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो आपने पढ़ी हुई है, जैसे कि आपने मोलैरिटी पढ़ी होगी, मोलैलिटी पढ़ी होगी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी हो जाती है, पीपीएम हो जाता है, और परसेंटेज के अंदर जो हम कंसंट्रेशन लेके चलते हैं वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ये चीजें आपने 11th के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट वाला, उसके अंदर पढ़ी हुई है। लेकिन ये इस चैप्टर के अंदर और बाकी फिजिकल के अंदर कहीं पे भी आप जब यूज करते हो, न्यूमेरिकल बनाते हो, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उनका रिवीजन भी लेंगे और इनके बेस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। नेक्स्ट जो चीज आने वाली है, दो नई चीजें आएंगी। पहली आएगी सोल्यूबिलिटी, और इसके बेस पे एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ होता है। इसके ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन किसी भी तरह से बना के पूछा जा सकता है। कभी इसकी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनता है, इसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती है, या एप्लीकेशंस के बेस पे रीजनिंग के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सोल्यूबिलिटी और इसी बेस पे हेनरीज लॉ जो है ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंपटीशन के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपटीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद आता है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के बेस पे भी एक लॉ निकल के आता है जिसको बोला जाता है रोल्ट्स लॉ। जिसको हम क्या बोलते हैं, रोल्ट्स लॉ। रोल्ट्स लॉ जो रहता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखते हैं एग्जाम्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ इस रोल्ट लॉ का यहां पर भी यूज किया जाता है। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर, और बाकी 3 भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। तो ये जो वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो रहेगी ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर यहां से क्या निकलेगा, आपके पास कॉन्सेप्ट निकलेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। इसका यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दिया 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आने वाली है, जिसके अंदर पहली रहती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिक प्रेशर। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत नई नई चीजें हैं, लेकिन सभी आपस में रिलेटेड है, बहुत इजीली समझ में आने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जहां पर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ोगे वहीं पर एक और चीज आएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, आपके घरों में पानी को फिल्टर करने के लिए जो आप यूज करते हो आरओ, उसी के बारे में पढ़ने वाले कि वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो डेली लाइफ की बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से क्लियर होने वाला है। इसके बाद लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम कुछ नई चीजें जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंटो फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास। इन दोनों के बारे में लास्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर सॉल्यूशन रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। देखो, सॉल्यूशन की कहानी जो है वो बहुत पुरानी है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो हम क्या करते हैं, एक बार जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन कितना पुराना है, सॉल्यूशन आया कहां से है। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें जाना होगा मिक्सचर के पास। एक्चुअल में मैटर जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट कंपाउंड आते हैं,
और मिक्सचर क्या होते हैं, अगर किसी जगह पर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल होते हैं उस चीज को मिक्सचर बोल दिया जाता है। मिक्सचर जो होते हैं उनकी आपने टाइप्स पढ़ी होगी, कौन कौन सी टाइप्स होती है भाई, किसी को पता है? पहली होती है होमोजीनियस, पहली कौन सी टाइप होती है? होमोजीनियस टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर्स। और दूसरी टाइप जो होती है वो कौन सी होती है, वो तो याद आई गई होगी सभी को, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दूसरी कौन सी टाइप होती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम सॉल्यूशन है। ठीक है, आप किसी भी मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। कौन से मिक्सचर को बोलेंगे? एक होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसको मैं बता देता हूं, अभी आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, याद होना चाहिए आपको। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोलोइड्स और दूसरे होते हैं सस्पेंशंस। पढ़ा हुआ सभी ने है, अगर याद नहीं था तो याद आ जाना चाहिए। इनको भी हम आगे अपने 12th के बाकी चैप्टर्स के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि मिक्सचर जो थे वो दो तरह के होते थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम सॉल्यूशन को अपना डिटेल में चैप्टर की तरह पढ़ने लग रहे हैं तो कुछ और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। क्या किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को मान लेते हैं दो सब्सटेंस हमारे पास है और उनसे आपको क्या बनाना है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। तो उनसे मिक्सचर बनाया आपने, क्या वो एक सॉल्यूशन ही बनेगा? क्या कोई और भी टर्म एंड कंडीशन लागू होती है यहाँ पे? तो जी हाँ, कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती है। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती है मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझना है क्या होती है डेफिनेशन सॉल्यूशंस की। तो मैं लिखता हूं सबसे पहली चीज तो कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए मिलाने के लिए, या दो से ज्यादा भी हो सकती है, और टू और मोर सब्सटेंसेस। अब इन सब्सटेंसेस को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि सब्सटेंस ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में रिएक्ट ना करें। अगर रिएक्ट कर गए तो उनका सॉल्यूशन नहीं बना है, फिर वो एक रिएक्शन मिक्सचर बन गया है। ये चीज समझ रहे हो? अगर हम बोल रहे हैं कि किसी जगह पर आपने ऐसे दो सब्सटेंसेस को मिलाया, जैसे एसिड और बेस को मिलाया, सोल्ट और वाटर बन जाता है। तो एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, एसिड और बेस को मिलाने से रिएक्शन हो जाएगी। कंडीशन क्या आएगी? अगली कंडीशन कि जो सब्सटेंस हम लेके चल रहे हो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। पहली कंडीशन पता चल गई सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके बाद मैं मान लेते हैं कि मेरे पास भाई दो ऐसे सब्सटेंस दे जिनसे होमोजेनियस मिक्सचर बन सकता है और वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे पानी के अंदर चीनी बोल रहा हूं मैं, क्या रिएक्शन हो रही है कोई? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो क्या पानी और चीनी को हम किसी भी रेशियो के अंदर लेके चल सकते हैं? जैसे मैं बोलूं कि एक कट्टा चीनी का लेके चल रहा हूं मैं और उसके अंदर एक ग्लास पानी मिला रहा हूं, क्या तब भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा? नहीं। ये जो मिक्सचर बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर, इसको बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिन सब्सटेंसेस को आप मिला रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी जो आपस में जो कंसंट्रेशन रहेगी, जो रेशियो रहेगा कंपोजिशन का, वो एक लिमिट के अंदर रहता है। अगर उससे ज्यादा कम आप कर देते हो फिर वो मिक्सचर होमोजेनियस रहता ही नहीं है, फिर वो क्या बन जाता है? हेट्रोजेनियस बन जाता है। क्या आप लिख देता हूं, हुज कंसंट्रेशन अपने पढ़ी नहीं है साहब, बोलो सर कंसंट्रेशन समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं कंपोजिशन लिख देता हूं, whose composition may vary within certain limits, कि इतनी लिमिट से इतनी लिमिट के अंदर। जैसे मैं बोलता हूं कि एक गिलास पानी के अंदर आपने एक चम्मच चीनी डाल दी, हो सकता है कि वहां पे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। आधा चम्मच चीनी डालोगे तब भी उससे होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। अगर आप थोड़ी सी, बिल्कुल जरा एक चुटकी चीनी उसके अंदर डाल रहे हैं तब भी होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। हो सकता है 1.5 चम्मच से बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिशन है, पानी और चीनी का जो रेशियो है वो कुछ वेरी कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा कर लोगे तो फिर वो होमोजेनियस नहीं बनेगा। किस तरह का बन जाएगा? हेट्रोजेनियस बन जाएगा। तो फटाफट से नोट कर लेनी है सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर ऐसे दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं जो आपस में रिएक्ट ना करते हो। और किस तरह मिलाए जाते हैं? इस तरह मिलाए जाते हैं कि उनकी कंपोजिशन एक लिमिट के अंदर रहती है, उससे ज्यादा या कम नहीं रहती है।
ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह पूछा भी जाता है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर जो रहता है, अगर उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी जाए, एक सॉल्यूशन की कंपोजिशन अगर चेंज कर दी जाए, तो क्या तब भी वो हमेशा सॉल्यूशन ही रहेगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी जाए तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका। एग्जाम्पल क्या है बोला हमने, वाटर प्लस शुगर का एक सोल्यूशन हो गया, सोल्ट प्लस वाटर का शुगर सोल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, आप शिकंजी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर पानी डालते हैं, सबसे पहले पानी के अंदर फिर चीनी घोल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, क्या बनता जा रहा है? सोल्यूशन बनता जा रहा है। इसके अलावा होमोजेनियस मिक्सचर का अगर किसी को नहीं पता हो कि सर ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज होती है, इसका अगर नहीं पता हो तो इसको भी समझ लो। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन बना हुआ है बीकर के अंदर, तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपको डिफरेंट रीजन्स के अंदर सेम अमाउंट लेके चलनी है और कंपोजिशन चेक करनी है। मान लेते हैं कि आपने शुरू का ये जो लेवल था, इसके अंदर आपको चेक करना है कि इसका कलर कैसा है, इसके अंदर पार्टिकल कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे इतना ही रीजन बीच में ले लेता हूं और इतना ही रीजन में ये नीचे ले लेता हूं। आपको चेक करना है तीनों की कंपोजिशन, तीनों एक जैसे दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि पानी और चीनी घोलते हैं और चीनी पूरी तरह अगर घुल गई है, तब हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। तो तीनों जगह पर, इस टॉप वाले सेक्शन के अंदर, इस बॉटम वाले सेक्शन के अंदर, इस मिडिल वाले सेक्शन के अंदर, तीनों के अंदर इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन रहेगी, जो बनावट रहेगी, वो एक जैसी दिखाई देगी आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप पानी के अंदर मान लिया कुछ पत्थर के टुकड़े या मिट्टी डाल देता हूं, एक मिट्टी की मुट्ठी उठाई वहां से और पानी के अंदर डाल दी, तो क्या होगा? कुछ हल्के पार्टिकल होंगे वो ऊपर दिखाई देंगे, कुछ भारी पार्टिकल होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे वो नीचे दिखाई देंगे, और बीच के अंदर जिनका मास बहुत ज्यादा नहीं है वो बीच में से घूमते रहेंगे। तो तीनों जगह पे अलग अलग कंपोजिशन दिखाई देगी, तो वो हो जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। ओके, डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए। एक चीज से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। इन दो चीजों के अंदर कोई एक ज्यादा हो सकता है, कोई एक कम हो सकता है। जो ज्यादा होगा उसको सोलवेंट बोला जाता है, जो कम होगा उसको क्या बोला जाता है? सोल्यूट बोला जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं दो। एक होता है सोलवेंट, पहले मैं सोलवेंट बोलूंगा, उसके बाद बोलूंगा सोल्यूट। आपको भी जब भी पूरे चैप्टर के अंदर आपको सोल्यूट और सोलवेंट का नाम रखना है, पहले आप सोलवेंट का नाम रखोगे, उसके बाद सोल्यूट का नाम रखोगे, वरना पूरे चैप्टर जो आप बुक से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना है, ए अगर आपको कोई सोलवेंट दिया हुआ है और बी कोई सोल्यूट दिया हुआ है, तो ए और बी से मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है ये? इसके बाद मान लेते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो से ज्यादा चीजें घुली हुई है। जैसे हमने बोला कि वाटर के अंदर आपने शुगर और सोल्ट दोनों को घोल दिया है। अब कौन सा सोलवेंट होगा, कौन सा सोल्यूट होगा? तो याद रखना है कि अभी भी आप वही वाली चीज अप्लाई कर सकते हो कि जो ज्यादा होगा वो सोलवेंट होगा, जो कम होगा वो सोल्यूट होगा। फिर आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि पानी आपने ज्यादा लिया, वो सोलवेंट हो गया, फिर चीनी थोड़ी ज्यादा थी और नमक थोड़ा और कम था, तो नमक आप सोल्यूट बोल दोगे, चीनी को क्या बोले? याद रखना सोलवेंट हमेशा एक ही होगा, सोलवेंट हमेशा एक ही होगा जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे। लेकिन सोल्यूट जो होंगे वो मोर देन वन हो सकते हैं, सोल्यूट जो होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब पानी जो होगा वो आपका सोलवेंट होगा, नमक और चीनी जो होंगी वो क्या होगी? सोल्यूट बन जाएगा। अगर आप कोई और भी चीज डाल रहे हो उसके अंदर जिससे सोल्यूशन ही बन रहा है, तो इसका मतलब फिर भी क्या हो रहा है? पानी जो रहेगा अगर वो ज्यादा है तो वो क्या रहेगा? उसके अंदर सोलवेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सोल्यूट रहेंगी। एक तरीका ये भी होता है कि जब एक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो सॉल्यूशन गिवन सारी चीजों के अंदर से, गिवन सारे कंपोनेंट्स में से किसकी फिजिकल स्टेट वो ऑक्यूपाई कर रहा है। चीनी की स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में थी, नमक की स्टेट में था, सॉलिड स्टेट के अंदर था, पानी की स्टेट के अंदर था, लिक्विड स्टेट के अंदर था। तो पानी सोलवेंट हो गया, बाकी सारी चीजें क्या होगी? सोल्यूट होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हैं सर मैं तो उसके अंदर थोड़ा सा कुछ वनीला एसेंस और डाल रहा हूं, अब बताओ क्या होगा? वनीला एसेंस तो भाई लिक्विड स्टेट के अंदर था, तो फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई हमारे पास जो ज्यादा होगा वो सोलवेंट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके नीचे एक साइड में सोलवेंट, एक साइड में सोल्यूट।
सोलवेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, कंपेरेटिवली लार्जर अमाउंट, इन दोनों की कंपेरिजन आपस में करेंगे। और सोल्यूट क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, इन स्मॉलर अमाउंट। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कंपोनेंट भी क्लियर हो जाता है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो किसी एक बेस पे नहीं होता है कि सॉल्यूशन के इतने टाइप होते हैं। सॉल्यूशन के अलग अलग बेस की तरह से अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप हम लेके चलते हैं। देखो सबसे पहला मैं क्या करता हूं, जो पहला क्लासिफिकेशन का तरीका रहेगा उसको बता रहा हूं मैं बोलता हूं कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं उसके बेस पे मैं देखने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहली चीज तो भाई ये हो सकता है कि भाई कोई सॉल्यूशन दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ हो, यानी उसके अंदर कंपोनेंट क्या है भाई, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर मैं बोलता हूं कि एक सॉल्यूट है और एक है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया उसके अंदर, 2 हो गया। इसके बाद मैं बोल सकता हूं किसी जगह पर सॉल्वेंट हो सकता है और उसके अंदर 2 सॉल्यूट ऐड किए हो सकते हैं, 2 सॉल्यूट्स ऐड कर दिए उसके अंदर। इसका मतलब टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, 3 हो गए। अगर एक सॉल्वेंट है और उसके अंदर 3 सॉल्यूट ऐड कर दिए तो टोटल कंपोनेंट के नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे अलग अलग नाम देते हैं इन सॉल्यूशंस को। जहां पर केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो जब भी इस चैप्टर के अंदर आपसे बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है तो बाई मतलब 2, कि वहां पर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, यानी 2 कंपोनेंट है। क्लियर। अगर 3 आपके पास मिल जाते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट तो उसको बोला जाता है टर्नरी। टर्नरी जो है ये जो प्रीफिक्स रहेगा ये हम 3 के लिए यूज कर रहे हैं, तो टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाएगा अगर आपने 3 चीजों से मिला के कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो। ठीक है, 3 के अंदर से एक सॉल्वेंट रहेगा, 2 सॉल्यूट रहेंगे, और 4 अगर आए हुए हैं तो इसके लिए बोला जाता है क्वार्टरनरी। इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से आगे हम नाम दे सकते हैं, पेंटानरी सॉल्यूशन होते हैं, हेक्सानरी होते हैं। अगर बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जनरली जो सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं उनके अंदर ये 2 या 3 वाले ही यूज किए जाते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं वो है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर 3 कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट रहेगा, बाकी 2 क्या रहेंगे, सॉल्यूट रहेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिस आता है कि किस बेस पे अब क्लासिफिकेशन करें, तो वो आता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट। देखो मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, आधा घंटा पढ़ाया मैंने आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन फिर कुछ बच्चे बोलने लग जाते हैं सर बस आज के लिए इतना ही काफी है, अब आगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ाना जारी रखा, 1 घंटे बाद सारों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो रोक दो। क्या होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, देखो हुआ क्या, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको कुछ नई चीजें ऐड करा, आपके दिमाग में कुछ नई चीजें ऐड कराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जब तक वो आपके दिमाग के अंदर ऐड हो रही तब तक मजा आ रहा था, लेकिन जैसे आपको लगा कि यार अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इससे ज्यादा हम बैठ नहीं सकते, ज्यादा नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सैचुरेशन लेवल आ गया। तो जितनी किसी चीज की कैपेसिटी होती है उतना अगर उसको मिल जाता है तो मतलब वो सैचुरेट हो गई। आपके पास एक फोम है, उस फोम को आपने पानी के अंदर भिगो के रखा और उसके अंदर जितना पानी वो सोख सकता है उसने सोख लिया, इसका मतलब वो सैचुरेशन पॉइंट उसका आ चुका है। आप किसी शादी में जाते हो, खाना खाते हो, आपका पेट फुल भर जाता है, अब इस ज्यादा आप बोलते हो अब इस ज्यादा खाना नहीं खा सकता, आपका दोस्त बोल रहा है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक आइटम और ले लेते हैं, वो आप बोलते हो नहीं यार बिल्कुल पेट भर चुका है, आप नहीं खा सकते, इसका मतलब आपका सैचुरेशन लेवल आ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन जब हम तैयार करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास होता है एक सोलवेंट। हमारे पास क्या रहेगा, सोलवेंट। मान लेते हैं वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको सोलवेंट जो है वो वाटर दिया हुआ है और इसके अंदर सोल्यूट जो है वो आपको ऐड करना है, क्या, शुगर ऐड करनी है उसके अंदर। ठीक है, और इनसे मिला के एक सॉल्यूशन बना देना है।
शुगर वाटर सोल्यूशन, शुगर का एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा वो। आपको ये बनाना है, आपको इतना पानी दिया हुआ था, आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी स्टार्ट करी, यहां से ये शुगर आपने ऐड करनी स्टार्ट करी और साथ साथ घोलते गए। कुछ देर के बाद चीनी घुलनी बंद हो गई। क्या हुआ, वाटर की जितनी कैपेसिटी थी, उसने जितनी कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल था, उतनी चीनी उसने ऐड कर ली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो घोलना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन बेसिकली मिल सकते हैं। तीन तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़े भी होंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक जो तीसरी टाइप बोल दी जाती है वो होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन तीनों को समझते हैं, आपसे ही कंपेयर करता हूं मैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये सैचुरेटेड का मतलब है सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, उसके अंदर कोई नई चीज ऐड नहीं हो सकती। पहला क्लियर हो गया। सैचुरेटेड का मतलब क्या था, जब आप सैचुरेट हो गए तो आप खाना नहीं खा सकते और ज्यादा पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोला जा सकता है, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या वो सैचुरेट हो चुके हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जो सैचुरेट नहीं हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि आधा घंटा मैंने पढ़ाया आपको, कुछ बच्चों ने बोल दिया कि भाई हमारा सर सैचुरेशन पॉइंट आ गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पढ़ाओ और पढ़ाओ, इसका मतलब उनका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया था। वो कैसे थे, वो थे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपका दोस्त जो बोल रहा है चल एक और आइटम खा के आते हैं, वो कैसा है, वो अनसैचुरेटेड है, उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी क्लियर है। तीसरा हम बोल रहे हैं सुपर सैचुरेटेड। ये कैसे बनता है, अब जैसे मैं बोलता हूं कि ठीक है भाई 1 घंटा हो गया, आप एक काम करो, आप 10 मिनट का एक ब्रेक ले लो, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। आप बोलते हो ठीक है सर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, वापस आके बैठे और मैंने 15-20 मिनट के अंदर जो टॉपिक बचा हुआ था वो कंप्लीट करा के आपको घर भेज दिया। आपने वो पढ़ा और आपको समझ में भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी, है ना। आप शादी में गए हुए हैं, फिर आप बोल रहे हो कि यार अभी तो मेरा पेट भर गया है, चल एक काम करते हैं डांस करके आते हैं, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत जगह बनेगी, फिर कुछ खाऊंगा, है ना। करते हो ना ऐसा। तो उसके अंदर आपने क्या किया, आपने कंडीशन चेंज कर दी, यही तो किया है। तो पहले आप सैचुरेटेड थे, फिर थोड़ी जगह बन गई और ज्यादा चीजें उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो आप। तो इसी तरह से बनते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि पानी के अंदर चीनी आप घोल रहे थे, ये नहीं घुल रही थी, आपने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, गर्म कर लिया, अब इसके अंदर चीनी डाल दिया, वो घुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रेशर या टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा आप सोल्यूट ऐड कर देते हो, तो इस तरह जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सोल्यूट ऐड करके बनाए जाते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्लियर हो गया। इन तीनों के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से इन तीनों को नोट कर लो। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ। ओके, तो थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है, थर्ड बेसिक जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। आप जो कंपोनेंट आपस में मिला रहे हो उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेस पे आपको बताना है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे। तो यहां पर ये हो सकता है, देखो मैं लिख लेता हूं यहां पे सॉल्वेंट, और यहां लिख लिया मैंने सोल्यूट। अब सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो सकता है, और लिक्विड के अंदर एक सॉलिड सोल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो, लिक्विड सोल्यूट भी डिजोल्व कर सकते हो, और गैसियस भी डिजोल्व कर सकते हो। किसके अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तीनों तरह के सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरह के सोल्यूट को आप डिजोल्व कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो, तो उसके अंदर भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही तरह के सॉल्यूट्स को डिजोल्व किया जा सकता है। ये क्लियर है। तीसरा भी इसी तरह से बन जाएगा, अपने आप लिख सकते हो आप। गैस के अंदर आप क्या क्या मिला सकते हो, गैस के अंदर एक सॉलिड मिल सकता है, एक लिक्विड बन सकता है, मिल सकता है, और एक गैस भी मिल सकती है। अब हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि ऐसे कोई सॉल्यूशन होते भी है या फिर सर बस ऐसे ही
पागल बना रहे हैं हम सबको। यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पल लिखता जाता हूँ और आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि हाँ भाई इस तरह के भी सॉल्यूशन होते हैं। देखो सबसे पहला, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसोल्व करना है, सॉरी हाँ यही है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसोल्व करना है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो इस चीज का? सर अभी तो 2 एग्जाम्पल लिए थे, पानी के अंदर चीनी मिलाई थी, पानी के अंदर नमक मिलाया था, वो क्या था? तो इसको मैं लिख लेता हूं, शुगर सॉल्यूशन या फिर सोल्ट सॉल्यूशन। अगर इसके ब्रैकेट में एक्वस लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन था ये वाटर के अंदर बनाया हुआ है। क्लियर? दूसरा, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाना है आपको और एक सॉल्यूशन बनाना है, कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। सर ये तो हमारे पड़ोस में ना एक अंकल है, वो हमेशा ही करते रहते हैं। क्या करते हैं वो सर एल्कोहल मिलाते हैं वाटर के अंदर। एल्कोहल मिलाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, है ना। वाटर के अंदर भी एल्कोहल मिला सकते हैं, एल्कोहल के अंदर भी वाटर मिला सकते हैं, एक ही बात है। जो ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपको लिक्विड के अंदर गैस का बताना है कि सर लिक्विड के अंदर गैस कौन मिलाता है। तो देखो 2 चीजें, आप 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एक एग्जाम्पल तो ये है कि जो आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, जितने भी हमारे पास जैसे सोडा वाटर की बात करते हैं, जितनी बिवरेजेस होते हैं, सबके अंदर लिक्विड के अंदर CO2 गैस फिल करी जाती है कि नहीं करी जाती है? करी जाती है। एग्जाम्पल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर जो होता है वो सभी क्या रहेंगे? इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इसके अलावा बोल रहा हूँ कि भाई जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं? मछलियां सांस कैसे लेती हैं? सर वो तो सर उनके अंदर गिल्स होते हैं। अरे उसको छोड़ो, जो ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है उनको, ऑक्सीजन मिलती है डिजोल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, यहां से उनको ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ वाटर के अंदर एक गैस डिजोल्व है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये 3 क्लियर हो गए। ये 3 बहुत इजी थे, ये तीनों सबसे पहले याद कर लेना है। इसके बाद सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। कैसे बन सकता है? अब सर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन होता है और हम यूज भी करते हैं। देखो एलोइज जो होती है, जितनी भी एलोइज होती है वो सॉलिड इन सॉलिड से ही मिला के बनाई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपकी अम्मी ने क्या बनवाया? एक नेकलेस बनवाया। किसका बनवाया? सोने का बनवाया। कितने कैरेट का था? सर 20 कैरेट्स का था। तो उस 20 कैरेट का मतलब क्या है? उस 20 कैरेट का मतलब है कि हर एक 24 पार्ट्स में 20 पार्ट्स गोल्ड के हैं, बाकी 4 पार्ट्स किसके हैं? बाकी 4 पार्ट्स हैं या तो सिल्वर के या कॉपर के। ठीक है, ज्यादातर सिल्वर ही मिलाई जाती है, कॉपर नहीं मिलाया जाता है। तो एलोय जो रहती है वो किसका एग्जांपल हो जाएंगे? सॉलिड इन सॉलिड के। हालांकि उनको मेल्ट करके फिर मिलाया जाए, सूखे या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर तो मिला नहीं सकते, तो पहले इनको मेल्ट किया जाएगा, मिलाया जाएगा, फिर ठंडा कर लिया जाएगा। अगर हम ब्रास ब्रॉन्ज की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, ये सारी क्या रहती है? ये सारी एलोइज रहती है। किससे बनाई जाती है? मेटल से बनाई जाती है। मेटल की स्टेट में मिलती है, सॉलिड स्टेट के अंदर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है भाई वो है सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाना है। तो मैं क्या करता हूं, एक मेटल लेता हूं, जैसे सोडियम मेटल ले ली, और उसके अंदर एक लिक्विड मिक्स कर दिया। अब लिक्विड क्या मिक्स करें सर? सॉलिड को किसी के अंदर हम मिक्स करते हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड को कैसे मिक्स करेंगे सॉलिड के अंदर? तो बोलता हूं एक मेटल हमारे पास होती है मरकरी। मरकरी किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। उसको मैंने दूसरी मेटल के साथ मिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ, जिंक के साथ, इनके साथ मिक्स कर दिया। तो इसकी दूसरी किसी मेटल के साथ जब मरकरी को मिक्स कर दिया जाता है तो उससे मिलके जो एलोय बनती है उसको बोला जाता है अमलगम। उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। और अमलगम जो होता है वो एक ऐसा होता है कि वो सॉलिड स्टेट में रहता है लेकिन उसके अंदर मरकरी घुली हुई है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि अमलगम जो होगा वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड का एग्जांपल। सब सॉलिड के अंदर गैस कैसे फिल करें? तो आपको याद रखना है, आपने 11th क्लास के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। 10th क्लास में भी आती है ये। एल्कीन के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन प्रेजेंस हो, आपने लिखा होगा रेने निकल, या फिर आपने लिखा होगा प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल। इनको आप कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो और इससे क्या बन जाता है? एक एल्केन बन जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? इस केस में आपने जो कैटलिस्ट यूज किया है, रेने निकल या फिर प्लेटिनम पैलेडियम, जो भी मेटल यूज करी है, उसको आप पाउडर फॉर्म के अंदर लेके चल रहे हो। वो पोरस होती है और उसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये भर जाती है। तो जब एक सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो इसका मतलब यही तो हो गया, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस इन
पैलेडियम मेटल, लिख सकते हो इस तरह से, क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों के एग्जांपल आप नोट कर लो, इन तीनों के एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा जब हमारे पास सोलवेंट गैस हो। अब एक गैस के अंदर आपको गैस का एग्जांपल तो बहुत अच्छे से आता हो। गैस के अंदर गैस को मिलाना है, किन्हीं भी दो गैसेस को आपस में मिला दो, प्योर स्टेट में होनी चाहिए वो। तो अगर दोनों को मिलाओगे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, डिफ्यूजन होता रहेगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने मान लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला दिया, क्या बन गया इनसे? रिएक्ट नहीं करवाना है, कंडीशन ऐसी नहीं देनी है कि वो आपस में रिएक्ट कर जाए। क्या करना है? बस इतना मिलाना है कि वो आपस में मिलके एक मिक्सचर बना दे, एक होमोजेनियस मिक्सचर अपने आप बना लेंगे वो, ठीक है। कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ाना है, कोई रिएक्टेंट नहीं, कोई वो कैटलिस्ट नहीं डालना उसके अंदर। इसके बाद लिक्विड इन गैस का एग्जांपल, सर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसका एग्जांपल होगा? अगर आप ह्यूमिडिटी की बात करते हो, सॉरी मॉइस्चर लिखता हूं यहां पे मैं। ह्यूमिडिटी तो कंडीशन होती है मॉइस्चर, मॉइस्चर इन एयर, क्लियर, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्या होता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक एजेंट होता है। और जब इसको खुले में रख दिया जाता है, इसकी वेपर्स बन जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है, वेपर्स बन जाती है, हवा के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3 इन एयर। इसकी वेपर्स इन एयर, एक्चुअल में इसकी वेपर्स रहती है वो। तो जब भी लिक्विड को आपको गैस के अंदर डिजोल्व करना है, देखो डिजोल्व करने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज के अंदर डिजोल्व करोगे तो उसके पार्टिकल बीच में जगह होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं चीनी को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो पानी के पार्टिकल बीच में जगह है, इसलिए चीनी वहां पे डिजोल्व हो सकती है। अगर पानी के पार्टिकल की जगह नहीं होती तो कहां डिजोल्व होती चीनी? नहीं हो पाती। तो इसी तरह से गैस के पार्टिकल के बीच में आपको किसी चीज को डिजोल्व करना है, तो गैस के पार्टिकल बीच में जगह जो रहेगी वो बहुत छोटी रहेगी, आपको उनके बीच में फिल करना है, तो और छोटे पार्टिकल बनाने पड़ेंगे। इसके वेपर्स जो रहेंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे। लास्ट आता है सॉलिड इन गैस। तो यहां पर भी इसी तरह से रहेगा। हमारे पास एक चीज होती है कैम्फर। कैम्फर समझते हो ना, कपूर। अगर उसको खुले में रख दिया जाता है तो वो भी वेपर्स की स्टेट में चला जाता है और उसकी वेपर एयर के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कैम्फर इन एयर। ये हो जाता है एग्जांपल सॉलिड इन गैस का। इन सारे एग्जांपल्स को आपको नोट कर लेना है। अगर किसी भी एक का एग्जांपल पूछा जाता है, कई बार ऐसा बोर्ड के अंदर किया गया है कि इनमें से ही क्वेश्चन दे दिया, 1 नंबर क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, किसका दोगे? तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमलगम हो जाएगा। जो पता है, जो इजी है वो नहीं पूछता है, जो थोड़े टिपिकल है उनको याद करने की जरूरत है। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए यहाँ पर? टोटल सॉल्यूशन हो गए 9 टाइप के, क्लियर। और ये 9 के 9 टाइप्स आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन ने ले लिया है, क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।